हाँ जी डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आरएन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया था। अभी मैं आपको कराऊंगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देन हम इसके बाद ग्राफिकल मेथड से दोनों के ग्राफ्स का कंपैरिजन करके फिर हम एक बारी एक शॉर्ट नोट बना लेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो जब हम बात करते हैं ना कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ऐसी रिएक्शंस जो रेट लो एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर 1 के ऊपर डिपेंड करती है, उनको हम क्या बोलते हैं सर? उनको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं हम, है ना। तो एक रिएक्शन लेट सपोज अपनी तरफ से हम लेट एक रिएक्शन हो रही है 2H2O O2 और यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिल रहा है H2O, ठीक है सर, 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस, ठीक है सर। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो लेट सपोज इट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। जब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से आता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 पावर 1। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप रिएक्शन में देख सकते हैं 2 है, बट जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो कितना आ रहा है सर? आपके पास 1 आ रहा है। और ये हमें कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऐसी रिएक्शंस, ठीक है, reactions in which rate of reaction depends on first power of concentration in रेट लॉ एक्सप्रेशन। RLE मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में जब रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन की पावर 1 पे, तो उसको हम बोलते हैं कि सर वो कैसा एग्जांपल है, वो कैसी रिएक्शन होगी? वो होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मोस्टली जो हम रिएक्शंस करते हैं जनरली दे आर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सर किस तरीके से कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी करेगी, अब उसका एक्सप्रेशन हमने निकालना है। सो लेट एक रिएक्टेंट है A, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट P में, ठीक है। तो रिएक्टेंट A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। लेट टाइम 0 पर जो कंसंट्रेशन है वो है A0, और टाइम T पर जब हमने एक सैंपल लिया, है ना, एक तो इनिशियल सैंपल हमने लिया जब रिएक्शन जब स्टार्ट हुई तब कंसंट्रेशन कितना था? A0, और टाइम T पे कंसंट्रेशन कितना बचा? A0 में से कितना अमाउंट कम हो चुका था कंसंट्रेशन में? X, और उतना ही अमाउंट क्या बना होगा? प्रोडक्ट, क्योंकि 1 मोल रिएक्टेंट है 1 मोल प्रोडक्ट, तो X मोल से X मोल बनेगा। प्रोडक्ट इनिशियली तो होगा नहीं, तो प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी? 0, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम A0 को कैसे लिखेंगे? A0 को हम कैपिटल A0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरीके से A0 माइनस X को हम रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T से, ठीक है। अब जब हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम जानते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस DA बाय क्या आएगा बेटा? DT। और अकॉर्डिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A पावर क्या आ जाएगा सर? 1, ठीक है सर। अब दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, सो आप लिख सकते हो माइनस DA बाय क्या आ जाएगा सर? DT इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A पावर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। डेरिवेशन ध्यान से देखिए बेटा, ये आपसे पूछी जाती है कि भाई क्या रिलेशन है, एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है, ड्राइव कीजिए एक तरीके से। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन आप सबको आती होगी, अगर नहीं भी आती कोई दिक्कत नहीं, सेम टाइप के वेरिएबल को ए की तरफ आप लेके जाइए। तो ए वाले वेरिएबल को ए की तरफ और माइनस साइन को भी आप के की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इधर आ जाएगा डी ए बाय ए, सॉरी, तो इधर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डी ए बाय ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी,
ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको क्या करना है हमने, इंटीग्रेट। सो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इधर आएगा डी ए बाय ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन के डी टी। तो इंटीग्रेशन टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन क्या थी, ए नोट, से कहाँ तक करोगे, टाइम टी, तो कंसंट्रेशन क्या थी, ए टी। ठीक है सर। और यहाँ पर जब आप जैसे डी ए बाय ए का इंटीग्रेशन करते हो, इसका एक्सप्रेशन आता है एल एन ए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है सर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ए नोट से लेकर ए टी। ठीक है सर। और इसी तरीके से आप लिख सकते हो माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी, के तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन की लिमिट टाइम जीरो से लेकर टाइम टी तक। ठीक है बेटा। अब आप लिमिट्स को पुट करोगे तो आपके पास आएगा एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी माइनस एल एन ए नॉट। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा सर, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस के। ठीक है सर। और इधर आ जाएगा आपके पास टी, है ना। तो आप ऐसे करोगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी माइनस जीरो, तो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट, एल एन मतलब नेचुरल लॉग। ठीक है बेटा। और इधर आ जाएगा माइनस के टी। ठीक है बेटा। अब इसको हम, ये तो आ गया आपका नेचुरल लॉग के फॉर्म में। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, कैसे ये फॉर्मूला में कन्वर्ट होता है, इसको देखिए। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपको नोट बताना चाहूंगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको आई थिंक याद होंगे, आपने कर रखे होंगे थोड़ा बहुत लॉग का, अगर कभी भी आपने क्वेश्चन किए हो तो एल एन एम प्लस एल एन, दो लॉग नेचुरल लॉग के अंदर वैल्यूज है, और वो लॉग्स की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप उसको लिख सकते हो एल एन। ठीक है, तो एल एन एम प्लस एन, एल एन एम प्लस एल एन एन किसके बराबर होता है, एल एन एम इंटू एन। सिमिलरली एल एन एम माइनस एल एन एन is equal to ln m divided by n. Similarly natural log n की पावर n, तो उसको आप लिख सकते हो n ln m। ठीक है। अच्छा, एक और एक्सप्रेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर यहाँ पे आएगा ln, ठीक है, x is equal to लेट सपोज m, या माइनस m माइनस y लिखा हुआ लेट। ठीक है, तो ln x का मतलब होता है log बेस e x इज इक्वल टू माइनस वाई। सो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा सर, e माइनस वाई। तो इस तरीके से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो नेचुरल लॉग को। ठीक है सर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो x की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, e, जो कि यहाँ पे भी बेस है, इधर भी बेस बन जाएगा, उसकी पावर क्या आ जाएगी, माइनस वाई। ठीक है। अकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉगरिथम, आप यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हो बेटा, तो आप लिख सकते हो ln at बाय ln a नॉट, ln at बाय क्या आ जाएगा, ln at बाय a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है सर। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर, चलो एक और पॉइंट और लिख लेते हैं, तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज है बेटा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जब आप लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ln x, तो ln x मान लो ये ऐसे लिखा है माइनस ln x, तो यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और x किसमें चला जाता है आपका डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा ln 1 बाय x के बराबर। तो माइनस ln x इज इक्वल टू ln 1 बाय x। तो माइनस साइन को इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आप जब यहाँ पर लिखोगे के टी इज इक्वल टू माइनस ln at बाय क्या आ जाएगा सर आपके पास, a नॉट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ln a नॉट बाय at, रेसिप्रोकल हो जाएगा सर। तो अगर ln या log किसी के भी वैल्यू के बाहर अगर माइनस साइन लिखा होगा, तो माइनस को जब आप log के अंदर लेके आओगे, तो जो वैल्यू होगी log के अंदर वो रेसिप्रोकल में चली जाएगी, जैसे इधर हुआ। सो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया के टी इज इक्वल टू ln a नॉट बाय at। ठीक है सर। इसी तरीके से जो हम कैलकुलेशंस में हमें लॉग की वैल्यू गिवन होती है, वो कभी भी नेचुरल लॉग नहीं होता। वो कौन सा लॉग होता है, लॉग बेस 10।
जिसको हम नॉर्मल लॉग भी कहते हैं। तो नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लिखेंगे 2.303। अब यहाँ पे आ जाएगा लॉग। अगर मैं लॉग लिखूं या लॉग बेस 10 लिखूं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, जो आपको पेपर्स में वैल्यूज गिवन होती है, ध्यान देना क्या वो नेचुरल लॉग की देखी है या लॉग। अगर लॉग लिखा हो या लॉग बेस 10, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन तो ये आता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज आवर सेकंड एक्सप्रेशन। और आप देख सकते हो टाइम के साथ किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ ए रिलेट कर रही है। तो KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाय 80। सो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है सर, अब आप यहाँ पर थर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हो। कैसे? ठीक है, सो अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, KT इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या देखा हमने अभी कि KT इज इक्वल टू ln A नॉट बाय 80। अच्छा बेटा, इस एक्सप्रेशन का अगर आप यूज करो, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक जनरल बताया था कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू को मेरे को लिखना है तो जो सामने वैल्यू आ रही होगी, लॉग को लॉग बेस ई मतलब नेचुरल लॉग ही होता है, तो जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो ई की पावर में चली जाएगी। सो मेरे को वैल्यू निकालनी है ए नॉट बाय 80 की, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ई पावर के टी। और मेरे को 80 की वैल्यू चाहिए तो 80 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ए नॉट ई रेस पावर माइनस के टी। सो यहाँ से हमारा एक और एक्सप्रेशन आता है, थर्ड एक्सप्रेशन। ये थर्ड एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, वो टाइम के साथ वेरी करेगी एक्सपोनेंशियली। ठीक है सर, तो आपके पास यहाँ पे 3 इक्वेशन आ चुकी है। काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की एक रिएक्शन ली ए, जो किसमें कन्वर्ट हो रही थी, प्रोडक्ट पी में। टाइम 0 पे उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, टाइम टी पर कंसंट्रेशन है ए नॉट माइनस एक्स। और यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम 0 पे x, टाइम t पे ए नॉट माइनस एक्स। और ए नॉट को मैंने रिप्रेजेंट किया स्क्वायर ब्रैकेट ए नॉट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ए नॉट माइनस एक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t, दैट इज 80 से। सो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशन आए। पहला आया KT इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट बाय 80। ठीक है सर, फिर क्योंकि हम नेचुरल लॉग की वैल्यूज अगर गिवन है तो बढ़िया है, नहीं गिवन है तो जनरली हमें लॉग की वैल्यूज तो पता ही होती है, तो हम इसको लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग मतलब लॉग बेस 10, 2.303 लॉग ए नॉट बाय क्या आ जाएगा सर आपके पास 80। ठीक है सर, और जब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 को फर्दर सॉल्व किया तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी। सो ये मेरे पास 3 एक्सप्रेशंस आए अभी तक। ठीक है सर, और 3 एक्सप्रेशन के बेसिस पे ये आ गया थर्ड। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ फोर्थ एक्सप्रेशन। फोर्थ एक्सप्रेशन किसका सर, कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो 80 की वैल्यू कितनी है सर, ए नॉट माइनस एक्स। और ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए नॉट पुट कर सकते हो आप, कहाँ से सर, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज हमने ऑलरेडी पुट की थी। तो x की वैल्यू मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या आएगी, ए नॉट, और इधर आ जाएगा 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस के टी। ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास आ गया फोर्थ एक्सप्रेशन। अच्छा, कई बार आप एग्जाम्स में देखोगे तो कि हमें ए नॉट और ए नॉट की टर्म, ए नॉट माइनस एक्स की टर्म में भी एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ता है। तो के टी इज इक्वल टू आप इस तरीके से लिख सकते हैं एल एन, कैपिटल ए नॉट को लिख सकते हैं ए नॉट, कैपिटल ए टी को लिख सकते हैं ए नॉट माइनस एक्स। जिसको फर्दर आप एल एन को नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल लॉग में, दैट इज 2.303 लॉग ए नॉट बाय क्या आ जाएगा बताइए बेटा, ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, तो ये वेरियस वेज है टू एक्सप्रेस द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या रिलेशन है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम एंड ए नॉट के बीच में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है सर,
नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हम निकालते हैं दैट इज हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम का भी हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। हाफ लाइफ टाइम मतलब कितने टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। टाइम ड्यूरिंग विच 50% of reactant were consumed। reactant were consumed उसको हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। ठीक है सर। और कहने का मतलब मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी उस टाइम पे वो कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाय 2, और ऐसे में उस टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, टी हाफ। ठीक है सर। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन एक्सप्रेशन को आप यूज करो, यूज इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास के टी की जगह आप लिख सकते हो टी हाफ। वैल्यू आ जाएगी आपके पास सर कितनी आ जाएगी, 2.303 लॉग ए नोट की वैल्यू क्या आएगी, ए नोट, और ए टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए नोट बाय 2। ठीक है। सो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा सर टी हाफ इज इक्वल टू 2.303, सॉल्व करोगे ये आएगा log 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सर आपके पास के। ठीक है। अच्छा, log 2 की वैल्यू क्या आती है, log 2 होता है सर 0.3010। तो log 2 की वैल्यू होती है सर 0.3010 डिवाइडेड बाय के। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो टी हाफ की वैल्यू क्या आती है, 0.693 बाय के। सो आप बोल सकते हो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो आप बोल सकते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टी हाफ is independent of initial concentration। तो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर टी हाफ कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है सर। तो टी हाफ कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन है ना, तो आपसे मैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ठीक है, तो आपको टाइम बताना है कि, ठीक है, तो आपको बताना है टी कितना टाइम लगेगा फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी 0, कि कितने टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये आपने बताना है। कि ठीक है सर, करते हैं। तो अगर आप एक्सप्रेशन को देखें तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम ये देखना चाहते हैं क्या किसी टाइम की ऐसा कौन सा टाइम होगा। देखो टी हाफ का तो एक्सप्रेशन निकाल लिया, टी हाफ तो मतलब कंसंट्रेशन 50% तब हो जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब टाइम कितना होगा 0.693 बाय के। ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा है कि भाई कितने टाइम में पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 0, कितने टाइम में, ये आपसे पूछा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज पावर माइनस के टी। अब आप ऐसा कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ए नॉट बाय ई रेज पावर के टी लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर में जिसकी पावर माइनस है डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई के टी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी सर, ए नॉट बाय ए टी। अब सर हम इतना तो मैथ जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू 0 होती है तो वो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर हम लिमिट लगाते हैं, ठीक है, कि टाइम टी कितना हो जाए सर आपका, इनफाइनाइट, या बोल सकते हो कि जब ए टी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ठीक है, तो 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ए नॉट तो न्यूमरेटर में है, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ई रेज पावर के टी की भी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, अगर ए टी की वैल्यू 0 होगी
तो ई की रेस पार के टी की वैल्यू इन्फानाइट को रीच करेगी। तो टाइम की भी वैल्यू क्या हो जाएगी सर ऐसे में, इन्फानाइट। थ्योरेटिकली, ठीक है, थ्योरेटिकली इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये बेटा आपका असर्शन रीजन में आ सकता है क्वेश्चन। थ्योरेटिकली इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स reactant doesn't consume 100%। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट किया। ठीक है, कैसे उसका डेरिवेशन करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उससे रिलेटेड, उससे पहले जीरो ऑर्डर किया था। अब दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। ठीक है सर, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर आता है सर, के टी, सेकेंड। ठीक है सर, और सेकेंड एक्सप्रेशन यह आता था। थर्ड, टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या आता था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k, ये हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन आया था। अज्यूमिंग जो जनरल रिएक्शन है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं वो ए से पी जा रही है, तो लेट टाइम जीरो पे आपके पास कंसंट्रेशन है इसकी ए नॉट, टाइम टी पे कितनी आ गई, ए नॉट माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो, ये कितना हो गया एक्स। सो इसके अलावा क्योंकि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है सर, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हम जानते हैं जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो के कांस्टेंट के बराबर होता है। सो फर्स्ट ग्राफ अगर मैं आपको पूछता हूं कि सर ग्राफ बनाइए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, ए। तो आप देख सकते हो कि जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर तो रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक लाइन आएगी विच इज विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सेकंड, अगर मैं आपको बोलता हूं कि रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपने बनाना है, तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो रेट का टाइम के ऊपर भी कोई डिपेंडेंस नहीं दिख रहा, सो यहाँ पर भी रेट टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड ग्राफ हमारे पास आता है सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर आप बनाते तो आपको ग्राफ कैसा दिखता है, ए नोट, तो कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी, ए नोट माइनस के टी। तो यहाँ पे जो ए नोट होएगा वो इंटरसेप्ट होएगा, ठीक है, और जो स्लोप ऑफ द ग्राफ आ जाएगी वो क्या होएगी आपके पास, माइनस के, क्योंकि डाउनवर्ड ग्राफ आ रहा है तो ये स्लोप है। सो यहाँ पर इस ग्राफ को बनाने के लिए जो हमने इक्वेशन फॉलो की दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड फोर्थ ग्राफ अब आपने बनाना है सर, तो फोर्थ ग्राफ आपके पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपने बनाना है। ठीक है सर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो किसके बराबर है, कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी, सेकेंड इक्वेशन और के टी। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, के टी। सो यहीं से पता लग रहा है वाई एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर। तो थोड़ा ध्यान से देखिए इनको। और इसी तरीके से लास्ट इक्वेशन जिसका हम ग्राफ बनाएंगे दैट इज टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनेट करेगा कहाँ से सर, जीरो से। ठीक है सर, तो ओरिजिनेट करेगा वो जीरो से, और इसका भी जो स्लोप आएगा तो स्लोप किसके बराबर आएगा, स्लोप आ जाएगा आपका 1/2k। तो आप बोल सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k, ठीक है, और यहाँ पे ए नॉट, ठीक है, तो ये स्लोप हो गया 1/2k,
टी हाफ हो गया वाई एक्सिस पे और ए नोट कहाँ पे लाई कर रहा है सर आपका ऑन एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ है फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है सर आपके पास, जिसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन क्या ली थी, ए नॉट, प्रोडक्ट जीरो। टाइम टी पर कंसंट्रेशन ए नॉट में से कितना हो गया, एक्स, प्रोडक्ट कितना बन गया, एक्स। सो यहाँ पे आपके पास जो रेट का एक्सप्रेशन आता है वो किसके बराबर आता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर क्या आ जाता है सर आपके 1। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज है, पहला फॉर्मूला तो आपके पास आता है के टी इज इक्वल टू किसके बराबर, एल एन ए नॉट बाय ए टी, और ये नेचुरल लॉग है, इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं के टी 2.303 लॉग क्या आ जाएगा सर बताइए, ए नॉट बाय ए टी। ठीक है सर। अच्छा मैं इसको फिर फर्दर ऐसे ओपन भी कर सकता हूँ, एल एन ए नॉट माइनस क्या आ जाएगा, एल एन ए टी। ठीक है, और इसको भी इस तरीके से ओपन कर सकते हैं 2.303। ठीक है सर, और यहाँ पर यह आ जाएगा एल एन ए नॉट बाय और माइनस एल एन ए टी, सॉरी लॉग ए नॉट इंटू लॉग ए टी। ठीक है बेटा, फिर थर्ड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल वाला कि ए टी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज पर माइनस के टी। ठीक है सर। अच्छा यहाँ पर क्योंकि कंसंट्रेशन अगर रेट कांस्टेंट तो कॉमन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट, तो फोर्थ फॉर्मूला आप ऐसे भी बना सकते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल रेट ई रेज पर माइनस के टी, ये भी रिलेट आप कर सकते हो। फिफ्थ फॉर्मूला जो हमारे पास आया था डेट इज टी हाफ। सो टी हाफ का एक्सप्रेशन आपके पास कितना आया था, 0.693 बाय के। ठीक है सर। अब यहाँ पर इन फॉर्मूलाज का यूज हम करते हैं, ये है के टी। ठीक है, इधर है के और ये है टी। तो पहला ग्राफ हम बनाते हैं सर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, सबसे सिंपल ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन तो डायरेक्ट है ना, लीनियर इक्वेशन आ रही है सर आपकी के ए, तो आपके पास इधर ये एक्सप्रेशन, तो आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, के बराबर आ जाएगी। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेट वर्सेस टाइम, तो अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा रेट वर्सेस टाइम का, तो आप देख सकते हैं इनिशियल रेट मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे ए नॉट, सॉरी आर नॉट, और टाइम के साथ जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी रेट ऑफ द रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा। सो यहाँ पर जो आपके पास ग्राफ आएगा वो इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, फिर थर्ड ग्राफ जो हम आगे हमने बनाना है थर्ड। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ जो आता है दैट इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी वर्सेस टी। ठीक है सर, टाइम आपने ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन आप फॉलो करोगे, आप फॉलो करोगे ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज पावर माइनस के टी। सो आपका ग्राफ ए नोट से शुरू होएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होएगा, तो ये वैल्यू ए नोट पे आएगी। ठीक है, ए नोट से स्टार्ट होगी। सिमिलरली यहाँ पे आपने कौन सा ग्राफ, कौन सी इक्वेशन फॉलो करी, आर टी इज इक्वल टू आर नोट ई रेज पावर माइनस के टी। ठीक है सर, थर्ड ग्राफ हो गया। फोर्थ ग्राफ अब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फोर्थ ग्राफ आपसे यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ एल एन ए टी वर्सेस टाइम टी का आपने ग्राफ बनाना है, तो कौन सी इक्वेशन फॉलो करोगे, इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें जो आप इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करोगे तो आप ये बनाओगे एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये ग्राफ लीनियर इक्वेशन को फॉलो करेगा, और लीनियर इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है तो ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा। कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होएगा सर, एल एन ए नॉट से। ठीक है, और जो स्लोप ऑफ द ग्राफ आएगी, इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी
वो क्या आएगी माइनस के। ठीक है सर। इसी तरीके से फिफ्थ ग्राफ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फिफ्थ ग्राफ में कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, नेचुरल लॉग की जगह log बेस 10 मतलब log a कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t वर्सेस टाइम t का मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे होएगा, तो यहाँ पे जो थोड़ी इक्वेशन है वो इस तरीके से आएगी, log a t इज इक्वल टू log a नॉट, और जब आप इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करोगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस के बाय 2.303 t। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ स्टार्ट होएगा सर वो कुछ ऐसे ऊपर से, तो ग्राफ शुरू होएगा आपका log a नोट से। ठीक है, तो ग्राफ आपका log a नोट से शुरू होएगा और इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो कितनी आ जाएगी सर, माइनस के अपॉन 2.303। तो ये आपके पास फिफ्थ ग्राफ आएगा। ठीक है, सारी इक्वेशन हो चुकी है, एक सिक्स्थ ग्राफ बचा है, वो होगा किसके बीच में, टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन आप देख रहे हो, कंसंट्रेशन का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है, तो टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सो ये रहे सारे फॉर्मूलाज, सारे ग्राफ्स जो आपको पता होने चाहिए और जिनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको एक आध क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एमसीक्यू में मिले या फिर आपको 3 नंबर वाला। तो काइंडली नोट इट डाउन। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है, अब इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बेसिस पे आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए, तो हम सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, इससे हम फॉर्मूलाज का रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखा है आपको, एक इक्वेशन दे दी 2N2O5 कन्वर्टेड इनटू 4NO2O2 318 केल्विन पे। आपको बोला जा रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में ROD भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू कितना दे दिया है सर आपको, 1.4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है सर। तो अगर आपको किसी एक स्पीशी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस गिवन है और आपको रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, कुछ मुश्किल नहीं है, तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ द रिएक्शन। जब भी आप लिखोगे किसी और स्पीशी के रेट के टर्म्स में, तो उस स्पीशी का अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देखा है चाहे अपीयरेंस देखा है, उनके स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बस क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज N2O5 का क्या स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो 1/2 इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या आ जाएगा सर आपके पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, जब भी आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, किसी भी स्पीशी का रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देखा हो, उनके स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू 1.4 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। सिंपल। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपको दे दिया फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ड्राइव द रिलेशन T 99.9% एंड T हाफ। T हाफ मतलब T 50% भी होता है। T हाफ को आप और क्या लिख सकते हो, T 50%। इनके बीच में आपने रिलेशन निकालने हैं। ये वो रिलेशन है जो जनरली बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, सो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, पहले तो फॉर्मूला बेस है ना, फिर उसके बाद हम पुट करेंगे। तो हमेशा याद रखना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की टर्म्स में फॉर्मूला लिखना है या आपसे टाइम निकालने को बोला गया है, आपने कुछ नहीं करना, आप इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लो, 100 मान लो। सो अगर जब भी आपसे टाइम पूछा जाए कि बताओ 50% रिएक्टेंट कितने टाइम में कंज्यूम हुआ या 99.9% रिएक्टेंट कितने में कंज्यूम हुआ, आपने सिर्फ इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो आप लिख सकते हो उसको K T इज इक्वल टू 2.303। अब ऐसे में जब भी परसेंटेज की टर्म्स में रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है या उसका टाइम पूछा जा रहा है या रिएक्टेंट की पूछी जा रही है कि भाई कितना परसेंट रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, तो ऐसे केसेस में आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो A नोट को मान लो 100 और A नोट माइनस x को मान लो 100 माइनस x, और जो x की वैल्यू होगी ये परसेंटेज में ही पुट आपने करनी है। तो जब भी आप परसेंटेज के टर्म्स में डील करोगे, आपने बस A नोट को 100 मान लेना है और A नोट माइनस x को 100 माइनस x। अब आपने ये रिलेशन निकालना है। आपको क्या बोला है, रिलेशन बिटवीन T 99.9% और T 50%। तो पहले हम निकालते हैं
टी 50%, तो टी 50% को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, के को राइट हैंड साइड पे डिवीजन में लेके जाओ, और लॉग एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे सर 50, तो 100 माइनस 50। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 2.303 बाय क्या आ जाएगा के लॉग 100/50, और 100/50 कितना होता है सर 2। ठीक है, तो मैं यहीं पे सॉल्व करके इसको लिख देता हूँ, 100/50 कितना हो जाएगा 2। ये t 50% आ गया। सिमिलरली t 99.9%, तो t 99.9% कितना आ जाएगा 2.303 के, और ये आ जाएगा log 100/100 माइनस x, x क्या है 99.9%, तो आपके पास क्या बन जाएगा सर 99.9% इज इक्वल टू 2.303 बाय के, और इधर आ जाएगा log, और ये आ जाएगा सर 100 बाय कितना आ जाएगा सर 100/0.1। अच्छा 100/0.1 को आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप एक तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और 100/0.1 को आप 1000 लिख सकते हो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, आप t 99.9% डिवाइडेड बाय क्या कर दो सर t 50%। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, t 99.9% को क्या लिख सकते हो 2.303 बाय के लॉग, अच्छा 100/0.1 क्या हो जाता है बेटा 1000, तो ये आ जाएगा 1000, और इधर ये आ जाएगा 2.303 बाय क्या आ जाएगा के, और ये आ जाएगा log 2। ठीक है सर, कॉमन टर्म्स को उड़ा दो, उड़ा दिया। अच्छा log 1000 को आप लिख सकते हो log 10 इस बार 3, और log 2 की तो वैल्यू मेरे को पता है 0.3 लिख लेते हैं, तो 3 आगे आ गया बाय 0.3। अच्छा log 10 कितना होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3 log 10, log 10 1 हो जाएगा, 0.3 से 3 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10। अच्छा ये log 10 1 होता है बेटा, है ना, ये मत सोचना कि सर log के अंदर का 10 बाहर आ गया और 0.3 से, नहीं log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे आपके पास t 99.9% और 50% की जो रेशो आई वो कितने हैं 10। ठीक है, सो यहाँ पर मैं रिलेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, सो हम ऊपर ये रिलेशन लिख देते हैं। सो ए पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, तो t 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ t 50%। तो ये आपसे एक या दो मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है। मतलब 99.9% रिएक्शन खत्म होने में जितना रिएक्टेंट आपका 50% में जितने टाइम में रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ उसका 10 टाइम्स लगेगा। ठीक है, अच्छा ये टी है, सी मत मान लेना, मेरी राइटिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर है ना। तो नेक्स्ट इज बी, है ना, तो बी के बारे में बात करें तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ t 99% एंड t 90%। सो t 99.9% को आप क्या लिख सकते हो 2.303 बाय क्या आ जाएगा सर के लॉग, और इधर आ जाएगा a नॉट 100 माइनस क्या करेंगे 99। ठीक है सर, और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा t 99% इज इक्वल टू 2.303 बाय के, और इधर आ जाएगा सर log 100, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली t 90%, तो t 90% आपके पास आ जाएगा 2.303 बाय के लॉग कितना परसेंट 100 बाय कितना कंज्यूम हो गया 100 में से 90, तो 100 माइनस 90, तो जिसको आप क्या लिखोगे 10, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो t 90% इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 2.303 बाय के लॉग 10। ठीक है सर, सो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर दो डिवाइड, सो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और मैं रब कर देता हूं ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास, अब मैं इस क्वेश्चन को इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ बी पार्ट को, तो आपके पास रेशो आ जाएगी t 99% बाय t 90% इज इक्वल टू कितने के बराबर आएगा 2.303
बाय क्या हो जाएगा के लॉग ऑफ 100 को लिख सकते हैं 10⁻², इधर आ जाएगा 2.303 बाय के, इधर आ जाएगा log 10। ठीक है सर। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये कैंसल, ठीक है, और log 10⁻² को आप लिख सकते हो सर 2 log 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 log 10 और यहाँ पर ये आ जाएगा log 10। ठीक है, तो ये इधर का ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो log 10 से log 10 क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बच गया 2। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा t 99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t 90%। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा t 99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t 90%। ठीक है, सो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट सी पार्ट, आई होप आप लोगों से हो गया होगा। तो सी पार्ट का मैं एक्सप्रेशन ऐसे लिख देता हूँ, t 75% डिवाइडेड बाय t 50%। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303 बाय के लॉग क्या हो जाएगा 100 माइनस 75, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 माइनस 75 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2.303 बाय के लॉग 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50। ठीक है, इतना मैं रब करता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी पार्ट कंटिन्यू करते हैं, तो t 75% डिवाइडेड बाय t 50% इज इक्वल टू 2.303 बाय के 2.303 बाय के कैंसिल। अच्छा, ये फॉर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कर सकते हो, दो अलग अलग रिएक्शन होगी ना तो उनके रेट कांस्टेंट सेम होंगे डिफरेंट होंगे। तो जितने भी हम ये रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर एक पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं। यह आएगा log 100, 100 माइनस 75 25 log, ये आ जाएगा बेटा 100 बाय 50। सॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा log 4 और इधर आ जाएगा सर आपके पास log 2। ठीक है, तो आप लिख सकते हो t 75% बाय t 50%। log 4 को आप लिख सकते हो 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 2, कट हो जाएगा ना, तो आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो t 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t 50%। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशंस है इंपॉर्टेंट से जो पूछे जा चुके हैं। जो 90% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो ऐसे रिएक्शन जब भी आया आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आया एग्जांपल नंबर 2, तो हमें ये पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमें एक्सप्रेशन फॉलो करना है दैट इज kt इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स। और आपको मैंने पहले से ही पढ़ा के भेजा है कि भाई परसेंटेज में डील करना हो तो ए नॉट को क्या मान लो 100। ठीक है सर, तो पहले हम टाइम लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर 50% कंप्लीट इन 40 मिनट्स, मतलब हमें क्वेश्चन में टी हाफ तो गिवन है, टी हाफ कितना है 40 मिनट्स। तो यहाँ से हम k का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे, हमें ये पता है कि सर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, तो यहाँ से k का एक्सप्रेशन आ जाएगा 0.693 बाय टी हाफ, और इधर आप वैल्यू पुट कर दोगे 0.693, टी हाफ की वैल्यू कितनी है 40 मिनट्स, तो 40। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में k की वैल्यू आ गई अब 90% के लिए, तो हम निकालना चाहते हैं 90% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के। ठीक है सर, और इधर आ जाएगा लॉग ए नोट की वैल्यू पुट करोगे 100, ए नोट माइनस एक्स क्या आ जाएगा 100 माइनस 90। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 2.303। अच्छा, यहीं पे सॉल्व करने मत लग जाना, एक आपको पॉइंट बताता हूँ, 0.693 को ना बेटा आप 2.303 इंटू 0.3 भी लिख सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पर बाय 40। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये किसकी वैल्यू होती है, log 2 की। तो 2.303 इंटू log 2 वैल्यू किसकी होती है, 0.693। तो आपके पास आ जाएगा 2.303 इंटू 0.3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे log, ठीक है। अच्छा, डिवाइड बाय 40 भी तो करना है, k की वैल्यू 2.303 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 40, log 100 बाय 100 माइनस 90, तो कितना आ जाएगा 10। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्सप्रेशन आएगा 40 बाय 0.3, log 100 बाय 10 हो जाएगा log 10, और log 10 की तो वैल्यू हमें पता ही है 1 होती है, तो ये आ जाएगा 40 बाय 0.3। ठीक है सर, बट आपने इसको सॉल्व तो करना ही है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 133 पॉइंट, ठीक है सर। तो 133.33, ठीक है, और आपके पास 3-4 मिनट्स, ये आपके पास मिनट्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है इसको, है ना, आपको ऐसा ही यूनिट ना गिवन हो तो आप इसको इनटू क्या कर सकते हो, 60 से मल्टीप्लाई करके आंसर फिर आप सेकंड में भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। सो नेक्स्ट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब ऐसी रिएक्शंस which are assumed to be of higher order but follow first order kinetics are pseudo first order reactions। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो reactions which are assumed to be of high order kinetics but follow first order kinetics, are pseudo first order reactions। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर अगर हम करते हैं सर, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब हमने इसका क्या करना है सर, हाइड्रोलिसिस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H+। तो वाटर हमारे पास यहाँ किस में होता है सर, एक्सेस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है सर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CH3OH, ठीक है सर। अब अगर आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो, सो रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन मैकेनिज्म CH3COOCH3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। बट जो कंपोनेंट एक्सेस में प्रेजेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी, और जब रेट ऑफ द रिएक्शन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी तो उसको लिखने का फायदा ही नहीं होता। सो ऐसे में रेट कांस्टेंट भी क्या है, कांस्टेंट है, और कंसंट्रेशन ऑफ H2O क्योंकि एक्सेस में है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, K डैश। सो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज K डैश कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3। सो आपको ये कितने ऑर्डर की दिख रही थी सर, सेकेंड ऑर्डर की, बट ये निकले कितने ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। सो ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टेक्स प्लेस बाय द केमिकल रिएक्शन C12H22O11। रिएक्शन दे दी, आपसे पूछा जा रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एक टाइप की कैसी रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर,
तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर का इन्वर्जन, या आपके अगर कहीं पे लिखा जाए हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस जनरली एक्सेस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है, और ऐसे में क्योंकि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपने क्या करना है, डिफाइन सच रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो आप बोल सकते हो रिएक्शंस व्हिच आर अज्यूम्ड टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, डिफाइन सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो इधर आपने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करना है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस जो होती हायर ऑर्डर की है बट फॉलो करती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर देखिए, आपको बोला है ऑब्जर्व द ग्राफ शोन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। मैंने आपको पहले बोला, कुछ टाइम पहले मैंने आपको अभी इसी लेक्चर में मैंने ग्राफ आपको बनाए थे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। मैंने बोला भाई इनको करना है, रिएक्शन पता होनी चाहिए अपने को रिलेशंस। तो देखिए बेटा, जब भी ग्राफ में लॉग की टर्म आ जाए विद टाइम, तो श्योर है ये कितने ऑर्डर की रिएक्शन है सर, इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे आर वो जनरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में होना है, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, टी भी आप बोल सकते हो। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैंने एक्सप्रेशन लिखवाया था, मैंने लिखाया था KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग। अब A नोट की जगह इसमें लिखा हुआ है R नोट, और AT की जगह क्या लिखा है, RT। सो आप इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि y एक्सिस हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखना प्रेफर करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग R नोट बाय RT K बाय 2.303 इंटू क्या हो जाएगा T। सो ये x एक्सिस पे है, ठीक है आपके पास, ठीक है सर। सो जो टाइम है वो x एक्सिस पे है, log r नोट बाय RT आपका y एक्सिस पे है। तो जो y इज इक्वल टू कौन सी इक्वेशन होती है, mx, तो ये क्या हो गया, स्लोप। तो सेकंड पॉइंट है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, तो m दैट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ इज k बाय 2.303। राइट द रिलेशन बिटवीन k एंड t हाफ, क्योंकि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। सो हम लिख सकते हैं t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय k। सो कितना सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जस्ट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने अच्छे से इस लेक्चर को देखा हो तो।